नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में आज हम लोग बंगाल विभाजन पढ़ेंगे और यह जो टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और ख़ासकर जब आप बीपीएससी का दे रहे हो तो यह टॉपिक आपका बिहार स्पेशल से भी जुड़ जाता है और आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में यह टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे सारे टॉपिक को देख लेंगे। चलिए हम इस टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे विभाजन के कारण क्या है, और इसको देखने से पहले हम देख लेते हैं कि हम इस टॉपिक में बंगाल के विभाजन में कौन कौन सी चीज़ों को देखेंगे। बंगाल विभाजन में हम कुछ टॉपिक को आज देखेंगे डिटेल में। इसमें पहला तो होगा कारण, कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण चलते बंगाल का विभाजन हो रहा है। दूसरा, हम बंगाल की परिस्थिति को देखेंगे, उस समय का बंगाल और अब के बंगाल में अंतर क्या है। तीसरा, हम इसके प्रभाव की बात करेंगे और प्रभाव में हम देखेंगे 2-3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। प्रभाव में हम देखेंगे सबसे पहले कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया जाएगा, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसके प्रभाव में एक बनेगा मुस्लिम लीग, इसको भी देखेंगे। और तीसरा जो बात करेंगे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो लोग एक साथ तो आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा और 1907 में जाके सूरत में इन लोगों का विभाजन हो जाएगा। इसको हम डिटेल में देखेंगे। साथ में हम इसकी कुछ विशेषता देखेंगे कि जब बंगाल विभाजन हुआ है उसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलेगा तो इसकी विशेषता होगी और इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा। वह शिक्षा के क्षेत्र में असर पड़ेगा, कला के क्षेत्र में असर पड़ेगा, राजनीति के क्षेत्र में असर पड़ेगा। और यहीं पे हम देखेंगे 1906 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होगा हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और इसकी लास्ट में हम देखेंगे कि यह पूरा जो घटनाक्रम है इसका फ्रीडम स्ट्रगल पर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, और उसके बाद हम एक अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि अगर हमसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम एक अपना बेहतर कंक्लूजन वहाँ पे दे सकें। तो अगर हम पूरे टॉपिक की बात करें तो पूरे टॉपिक में आप देखेंगे कि इतना जो पोर्शन है यह आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और यह जो पोर्शन है दोनों यह मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम दोनों को साथ में लेकर चलेंगे और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे या प्रीलिम्स हो या मेंस हो हम उन सारे को एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल के विभाजन का कारण क्या था। आखिर ऐसा क्यों है कि बंगाल का ही विभाजन हुआ, मद्रास का क्यों नहीं हुआ, कर्नाटका का क्यों नहीं हुआ। तो इसके पीछे कुछ कारण हैं और सबसे पहला कारण है वह है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ही आगे था। मतलब कहें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो यह जो बंगाल है, यह बंगाल हम 1905 की बात कर रहे हैं, यह बहुत ही आगे है और भारत में हर क्षेत्र में यह आगे है। दूसरा हम बात करें तो शिक्षा का यहाँ पे विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग निकल रहे हैं उस समय। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे बहुत थिंकर निकलेंगे। तो शिक्षा का जब विकास होगा तो लोगों में चेतना जगेगी। अब जब लोगों में चेतना जगेगी तो लोग प्रश्न पूछेंगे, लोग सही और गलत में निर्णय ले पाएंगे। यही सबसे बड़ा कारण है। और तीसरा हम बात करें तो यहाँ के लोगों में राजनीतिक चेतना का विस्तार होगा। ठीक है, जब लोग पढ़ेंगे समझेंगे चीज़ों को तो लोग पॉलिटिकल बातों से अवेयर होते हैं और लोग क्वेश्चन पूछते हैं। यह इस समय का भी परिदृश्य देखा जाए तो यह चीज़ वास्तव में एग्जिस्ट करता है। सरकार इसी सब चीज़ों से डरती है। और इसके बाद होगा कि लोग खुलकर आलोचना करेंगे, ब्रिटिशर्स का, और ब्रिटिशर्स को ये बात पसंद नहीं आएगी। और चौथा कारण होगा, इसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा थिंकर लोग जो हैं, जो विचारक लोग हैं, यह अपने लेखनी से, अपने मैगजीन से, अपने जो न्यूज़पेपर हैं उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचने में कामयाब रहेंगे
और लोगों के माइंड को चेंज करने में यह बहुत कामयाब रहेंगे। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में आप देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये थिंकर में आएंगे। अवनिंद्रनाथ हैं, उसके बाद एस.एन. बनर्जी हैं, कृष्ण कुमार मित्र हैं। और बंगाल के बाहर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक लाल बाल और पाल की टुकड़ी है, लाल बाल और पाल, जो कि एक्सट्रीमिस्ट फेज के लोग हैं, और इन तीनों की टुकड़ी है। तो ये जो लोग हैं, ये लोग तो बंगाल के अंदर हैं और कुछ लोग बाहर भी हैं। ये सारे जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं उस समय का जो यूथ है उसको अपने प्रभाव में ला रहे हैं और उसके विचार को ये अपने लेखनी से, राइटिंग से बदलने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए थिंकर का बहुत योगदान होता है। अगर जब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, वहाँ पे हम रेनेसा पढ़ेंगे, वहाँ पे थिंकर का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग राइटिंग से जुड़ना चाहते हैं। आप जो भी पेपर पढ़ते हैं कुछ दिन बाद देख लीजिएगा कि उस पेपर के अकॉर्डिंग आपका माइंडसेट बनता है और आप बात करके समझ जाते हैं कि फलना जो आदमी है वो द हिंदू पढ़ता है, फलना आदमी जो है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है और फलना आदमी दैनिक जागरण पढ़ता है। हालांकि दैनिक जागरण पढ़ना बंद कर दिए, बहुत बेकार पेपर है, तो खैर वो अलग बात है। तो ये सब लोग जो थिंकर हैं वो कहीं ना कहीं ये सारा जो 4-5 जो कारण है, यही कारण बंगाल विभाजन के लिए सबसे ज़्यादा बनता है। लेकिन ये सब तो मूल कारण है जो हम बता रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़ जो बताएंगे उनसे पूछा जाएगा तो वो कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बड़ा कारण है कि जो बंगाल है वह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, और बहुत बड़ा क्षेत्र होने के कारण यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चला पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम लोग बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। तो अब देखिए जो उस समय का बंगाल है वास्तव में है कितना बड़ा, इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। देखिए मैप उतना अच्छा नहीं है, इसको नेगलेक्ट करेंगे आप, लेकिन समझने के हिसाब से ठीक है। अगर हम इस समय का बंगाल की बात करें तो यह बंगाल है 1905 का। इसमें हम देखें तो अभी वर्तमान का बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, असम का कुछ क्षेत्र मिलेगा, पश्चिम बंगाल है पूरा, और पूरा बांग्लादेश है। इतना पोर्शन मिला के उस समय का बंगाल है। तो वास्तव में यह चीज़ें लगती है कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बहुत मुश्किल है, इसको बांटना चाहिए। लेकिन यह देखने और सुनने में ठीक लगती है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल हम देखें तो बंगाल विभाजन का जो मूल कारण है वह मूल कारण यही सब है। शिक्षा का वहाँ पे विकास, राजनीतिक चेतना बढ़ रही है, वहाँ के लोगों में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और जो कल्चरल आपस में जो भाईचारा का संबंध है बहुत बढ़िया है। और एक और चीज़ आप देखेंगे वहाँ मुस्लिम और हिंदू, इसका जो यूनिटी है इससे कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को डर लग रहा है। हमने पिछले मूवमेंट में देखा है 1757 का जब आंदोलन होता है बंगाल लीड कर रहा है। अगर हम देखेंगे जितने रिवोल्ट हम पढ़े बंगाल लीड कर रहा है। 1857 में भी देखते हैं बंगाल अपना मेन रोल अदा कर रहा है। बक्सर में बंगाल का रोल, मतलब बंगाल हर जगह आंदोलन कर रहा है, मतलब अपना लीड कर रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में हम देखेंगे यहाँ भी बंगाल से ज़्यादा लोग जुड़े रहे हैं। तो यह जो क्षेत्र है पूरे भारत में अगर हम कहें तो बंगाल का जो क्षेत्र है उसमें सबसे मतलब रिच है इन सब चीज़ों में, एजुकेशन में और पॉलिटिक्स के प्रति अवेयर होने में, सब चीज़ों में बंगाल जो है सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और यही अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल रहा है। अब देखिए बंगाल विभाजन के बारे में कुछ फैक्ट आता है, हम इसको भी देख लेते हैं। एक तो आता है कि इस समय वायसराय कौन था। वायसराय इस समय था लॉर्ड कर्जन। यह आया 1899 में और यह जाएगा 1905 में। अगर हम कर्जन की बात करें तो कर्जन भारत के प्रति इसका दृष्टिकोण बहुत ही निम्न प्रकृति का है। भारत को यह दोयम दर्जे का मतलब दर्जे से ट्रीट करता है। यह समझता है, इसका थिंकिंग है कि यह मानता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो वाइट मैन हैं, वह शासन करने के लिए बने हैं, इसीलिए शासन कर रहे हैं, और जो भारतीय हैं इनको शासन चलाने नहीं आता, ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं, इन पे हम अपना नियंत्रण रखेंगे, इनको कुछ दिन में हम सिविलाइज्ड कर देंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत
मतलब गलत इसका विचार है भारत के प्रति। यह भारत का जो एंशियंट परंपरा है उसको यह मतलब हीन दृष्टि से देखता है। ये सारी बातें हैं। दूसरा, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय एकमात्र सबसे बड़ी ऑल इंडिया लेवल की पार्टी है और यही भारत के सारे आंदोलन को लीड कर रही है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में यह कहता है कि यह एक लड़खड़ाने वाली डगमगाने वाली संस्था है जो कभी भी गिर सकती है और मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इंडियन नेशनल के पतन को देख पाऊँ। यह कर्जन का स्टेटमेंट है, आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार स्टेटमेंट पूछा जाता है। दूसरा जो कर्जन है, नहीं यही कर्जन है, मतलब इसका दूसरा जो बात है तो यह कुछ काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आते आते सीधे बंगाल विभाजन कर देगा, इसके पहले और सारा काम करेगा। उसको हम देख लेते हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो और अगर हम काम देखें तो यह क्या करेगा, जो नगर निगम है कलकत्ता नगर निगम, उसके लिए यह एक एक्ट लाएगा, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाएगा। यह कब लाएगा, 1899 में। और इसके थ्रू क्या करेगा, सारा पावर ये अपने हाथ में ले लेगा। यह पावर सेंट्रलाइजेशन पे बहुत फोकस करता है और यही सारा काम करेगा जिससे सारा पावर इसके हाथ में आ जाए। दूसरा, यह क्या करेगा, यूनिवर्सिटी एक्ट लाएगा और यूनिवर्सिटी एक्ट लाके यूनिवर्सिटी का जो सारा पावर है अपने हाथ में ले लेगा। तीसरा, यह एजुकेशन के लिए एक रेलवे कमीशन लाएगा, हमने इसको एजुकेशन वाले टॉपिक में पढ़ा है। चौथा, यह काम करेगा, रेलवे का विकास करेगा। देखिए, यह तो देखने में लग रहा है कि रेलवे का विकास करेगा, मतलब ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, लेकिन अगर हम देखें तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाके कहीं ना कहीं यह सारा पावर अपने हाथ में ले लेता है। यूनिवर्सिटी एक्ट लाके यह भारत में जो यूनिवर्सिटी है उसको कैसे चलाया जाए यह एक पॉलिसी बना रहा है। रेलवे कमीशन एजुकेशन पे अपनी कमीशन बनवा रहा है और रेलवे का विकास इस तरीके से करेगा कि ब्रिटिशर्स का जो व्यापार है, जो ट्रेड है, उसमें इनको और फ़ायदा मिले और प्रॉफिट हो और उनका जो मुनाफा हो और तेज़ी से बढ़े। तो रेलवे का विकास कोई भारतीय के परिप्रेक्ष्य में नहीं किया जाएगा, ये अंग्रेज़ों के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। तो इसलिए यह कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए घातक है। यह सारा कर्जन का काम होगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कर्जन का जो ये काम होगा, कुछ और फैक्ट है जो यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जाता है, हम उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कर्जन तो उसमें क्या है, वायसराय बन के आता है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो वह था सर एंड्रूज फ्रेजर। इसका नाम याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और बंगाल विभाजन से कुछ फैक्ट हैं, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो इतना आप याद रखिए। चलिए अब हम देखते हैं बंगाल विभाजन में क्या क्या हो रहा है। तो देखिए, यह बंगाल है, इसका विभाजन दो बीच में बांट दिया जाएगा। एक बनेगा आपका पश्चिमी बंगाल, दूसरा बनेगा पूर्वी बंगाल। हमने ऊपर ही देखा है कि यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की यूनिटी है, यहाँ की जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, इससे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स डरते हैं। इसके लिए बंगाल को दो भागों में बांटेंगे, एक होगा पश्चिम बंगाल, एक होगा पूर्वी बंगाल। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसमें होगा आपका उड़ीसा, बिहार, और बिहार मतलब झारखंड भी होगा आपका, और थोड़ा सा जो कुछ पोर्शन होगा बंगाल का होगा। ये मतलब ये पश्चिम बंगाल है। और पूर्वी बंगाल की हम बात करें तो यह होगा आपका असम और साथ में होगा बांग्लादेश। अगर हम इन दोनों की राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी होगा कलकत्ता और पूर्वी बंगाल का राजधानी जो होगा यह होगा आपका ढाका, ठीक है। अब आखिर ये ऐसा बांट क्यों रहे हैं, इसका मेन कारण है कि यह जो कर्जन है वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे चलेगा।
फूट डालो और शासन करो की नीति पे चलेगा, तो यह क्या करेगा कि इस तरीके से बांटा जाएगा इसको कि जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में होंगे और मुस्लिम जो होंगे माइनॉरिटी में होंगे, और इधर में देखेंगे तो हिंदू जो होंगे माइनॉरिटी में होंगे और मुस्लिम होंगे मेजॉरिटी में होंगे। और यही जो सबसे बड़ा पॉइंट होगा, जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी में है यहाँ पे इनको धमकाया जाएगा, जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में है यहाँ पे इनको धमकाया जाएगा, और जब ये डरेंगे तो फिर हम देखेंगे मुस्लिम लीग की आगे स्थापना होगी। देखिए अभी भी सत्ता का यही काम होता है, जब तक दोनों में यूनिटी है तब तक कोई भी सत्ता आपको हिला नहीं सकते। इसीलिए जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो हमेशा इस बात की चर्चा करेंगे, हमेशा इस बात की वकालत करते हैं कि एक दूसरे से मिलजुल के रहिए, एक दूसरे के धर्म पे छींटाकशी या जो भी इस तरीके का स्टेटमेंट होता नहीं दीजिए, क्योंकि यही सत्ता का एक प्रक्रिया है कि सत्ता इसमें इन्वॉल्व होती है। और जहाँ आप यह दिखाए वहीं से जो डरेगा, या हिंदू डरे या मुस्लिम डरे, उनको फिर सत्ता में बुलाया जाएगा और फिर उनको बुला के समझौता किया जाएगा, और इससे सत्ता जो है आपके मतभेद का फ़ायदा उठाती है। हम देखेंगे यहाँ पे मुस्लिम यहाँ पे डरेंगे और उनको मिनटों बुलाएगा, शिमला कॉन्फ्रेंस होगा और इसके बाद मुस्लिम लीग का गठन होगा। मुस्लिम लीग का हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, मुस्लिम लीग को हम आज ही के टॉपिक में आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो यह बंगाल था जो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में बटा, यह राजधानी है, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को इस टाइप से बांटा गया कि ये हो। चलिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बंगाल विभाजन होता है तो कुछ फैक्ट भी हैं जहाँ से पूछा जाता है। सबसे पहले बंगाल विभाजन जो है इसका जो प्रस्ताव आया था 1903 में आया था, लेकिन यह आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, ये याद मत रखेंगे। मैंने वैसे ही बता दिया कि प्रस्ताव इसका अंग्रेज़ों ने 1903 में लाया, लेकिन लोगों को लगा कि वाकई में ऐसा कोई घटना होगा नहीं, लोग इसको सीरियसली नहीं लिए। लेकिन 19 जुलाई 1905 को अंग्रेज़ों ने इसको घोषणा कर दिया। देखिए इसको डिलीट कर देते हैं, नहीं तो ये कहीं दिमाग में आ जाएगा तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। डेट उतना ही याद करना चाहिए जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो, वो सब डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। 19 जुलाई को अंग्रेज़ों ने घोषणा कर दिया। कहीं कहीं अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको 20 जुलाई भी देखने को मिलेगा, दोनों सही है। कुछ बुक में आपको 19 जुलाई मिलेगा, कुछ बुक में 20 जुलाई मिलेगा, लेकिन आप 19 जुलाई को ही माने, क्योंकि 63rd BPSC इस क्वेश्चन को पूछा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, और उसमें वह अपना फाइनल आंसर की 19 जुलाई माना है। तो आप BPSC के टारगेट से ही चलें, जो मान रहा है वहीं आप माने, ये सब बुक में जो भी लिखा है आप इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। तो घोषणा होती है 19 जुलाई को। जब घोषणा हो जाएगी तो इसका कुछ लोगों ने विरोध करेगा, शुरुआत तो होगा, कुछ लोग थिंकर लोग हैं वो इन चीज़ों को समझ गए कि देखो भाई जो बंगाल विभाजन हो रहा है हमारे हित में नहीं है, वह इसको लेकर चर्चा करेंगे और इस विरोध को लोगों तक लेकर पहुंचाएंगे। और आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहला जो विरोध करेंगे वो है कृष्ण कुमार मित्र। इनका एक मैगजीन है, इनकी एक पत्रिका है संजीवनी, यह पत्रिका है, और इसमें यह बंगाल विभाजन का जो भी मतलब घटनाएं हैं और प्रभाव पड़ेगा, इन सारे चीज़ों को बड़ा डिटेल में लिखेंगे। तो यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन को की घोषणा को सबसे पहले अपने पत्रिका में छापने वाले कौन थे, तो यह थे आपको कृष्ण कुमार मित्र, यह सबसे पहले इसको छापते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो अब कलकत्ता में लोग बैठे तो रहेंगे नहीं, अब तो घोषणा हो गई है, तो कलकत्ता के कुछ लोग 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता का एक जगह है टाउन हॉल, कलकत्ता में है, कलकत्ता के टाउन हॉल में लोग इकट्ठा होंगे। देखिए जगह याद रखेंगे, यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में कुछ लोग इकट्ठा होंगे और एक विशाल जनसभा होगी, उसमें बहुत लोग, कुछ लोग नहीं मतलब बहुत लोग आएंगे, और यहाँ पे ये लोग एक निर्णय लेंगे कि हम स्वदेशी आंदोलन
चलाएंगे। मतलब हम जो बंगाल विभाजन हो रहा है इसको हम बहिष्कार करते हैं और इसके लिए हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। स्वदेशी के लिए क्या क्या हम इसमें जो होगा हम स्वदेशी के लिए बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी घोषणा होती है 7 अगस्त 1905 को, आप इसको याद रखेंगे। अब जो यहाँ पे बंगाल विभाजन की घोषणा हुई है यह है आपको बंग भंग, इसको कहेंगे बंग भंग दिवस। यह एग्जाम में पूछा जाता है कि बंग भंग दिवस की घोषणा कब हुई थी, तो 7 अगस्त। अब देखिए लागू कब होगा, कोई भी चीज़ आप देखेंगे अभी भी सरकार घोषणा कर देती है, आज नोटिफिकेशन निकल जाता है, जैसे आपका बीपीएससी का नोटिफिकेशन निकलता है मानते हैं 20 तारीख को, तो होता है कि 25 तारीख से आप फॉर्म फिलअप होगा। वैसे ही घोषणा हो जाती है आपको 19 जुलाई को, लेकिन यह लागू होता है आपको कब, लागू होगा 16 अक्टूबर 1905 को। और यह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन खूब बनता है। तो ये जो 3 डेट है आप तीनों डेट को याद रखेंगे, 19 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर। इसमें जो पहला और तीसरा जो डेट है यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बंग भंग थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन यह दोनों डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पूरे तरीक़े से लागू हो जाएगा। जब इस दिन लागू होगा तो कलकत्ता में लोग बहुत नाराज़ होंगे, और लोग नाराज़ होंगे तो इसको जो आंदोलन करेंगे स्वदेशी के रूप में आंदोलन तो करेंगे ही बाद में, लेकिन उस दिन ये क्या करेंगे कि लोग एक दूसरे को पहले तो क्या करेंगे, आराधन एक शब्द यहाँ पे यूज़ होता है। आराधन मतलब होता है चूल्हा ना जलाना। मतलब लोग देखिए चूल्हा कब नहीं जला जाता है, भारतीय परंपरा में माना जाता है कि जब कुछ दुखद घटना हो, मतलब किसी की मृत्यु हो जाए, कुछ इस तरीके से घटना हो, तब उस दिन चूल्हा नहीं जलाता है। मतलब चूल्हा नहीं जलाना एक बड़ा अपशगुन है। चूल्हा में कुछ ना कुछ मतलब रात के टाइम या दिन के टाइम में अगर चूल्हा नहीं जलता है तो इसको अपशगुन के दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो यह मनाया गया है कि जो बंगाल विभाजन है हमारे लिए एक अपशगुन है। दूसरा, सर का मुंडन कराया गया, लोग अपना अपना सर मुड़वा लिए। मतलब देखिए सर मुड़वाना भी कब होता है, कोई खुशी में नहीं करता है, लोग मरता है तभी सर मुंडन करवाया जाता है। 12वीं 13वीं के दिन, 10वीं के दिन करवाया जाता है सर मुंडन। तो यह भी हिंदू परंपरा में है कि देखेंगे ये सारी घटनाएं जो होती है मतलब एक विपरीत स्थिति में होती है। आदमी सही परिस्थिति में सब नहीं करता है, जब घटनाएं कुछ विपरीत होती है तब ये दोनों काम किया जाता है, और ये दोनों काम उसमें किया जाएगा, मतलब इसको कलंकित दिन माना जाएगा। तीसरा एक होगा काम कि एक दूसरे के हाथ में राखी बांधेगा, लोग हाथ में राखी बांधा जाएगा। हिंदू मुस्लिम जो भी है सब लोग एक दूसरे के हाथ में राखी बांधेगा। और ये राखी बांधने का जो काम है यह किसके निर्देशन पे किया जाएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो यह जो निर्देशन में होगा किसके, वह है कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। इनका नाम तो हर जगह मिलेगा, लेकिन इनके साथ में एक और आते हैं, उनका नाम है राम सुंदर द्विवेदी। ठीक है, तो इन दोनों के कहने पे लोग इतने अवेयर हो जाएंगे इसके प्रति कि लोग एक दूसरे के हाथ में राखी बांधेंगे। और देखिए राखी बांधना क्या है, एक दूसरे का यूनिटी का प्रतीक है, एक भाईचारा का प्रतीक है, सकारात्मक चीज़ों का प्रतीक है। तो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मिलके हम यूनिटी दिखा रहे हैं कि हम एक हैं, आपके विभाजन से हम डरने वाले नहीं हैं। भले आप हमको हिंदू को माइनॉरिटी कर देते हैं, मुस्लिम को माइनॉरिटी कर देते हैं, लेकिन हम आपके आंदोलन से डरने वाले नहीं हैं, तो हम नहीं डरेंगे। और यह जो है कृष्ण कुमार मित्र, कहाँ गए कृष्ण, हाँ कृष्ण कुमार जो मित्र हैं, यह सबसे पहले संजीवनी पत्रिका में बहिष्कार को छापेंगे और यही बहिष्कार का सुझाव देंगे। सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ही देंगे, तो आप इनको याद रखेंगे, यह एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि जो पूरा बंगाल में आंदोलन था, लीडर तो काफ़ी थे, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि बंगाल आंदोलन जो बंगाल विभाजन हुआ था उसमें जो स्वदेशी मूवमेंट चला उसके बाद उसका एकमात्र लीडर कौन था, मतलब नेतृत्वकर्ता पूछ दिया जाए, तो उसमें आप लिखेंगे एस.एन. बनर्जी। अगर एक लीडरशिप की बात की जाए कि पूरे बंगाल मूवमेंट में, पूरे स्वदेशी मूवमेंट में, बंगाल विभाजन के टाइम में जो स्वदेशी मूवमेंट चला उसमें लीडर कौन था, तो एस.एन. बनर्जी। और इस पूरे आंदोलन के आलोचक कौन थे,
मतलब इसको क्रिटिसाइज कौन करते हैं और इससे अपना हाथ कौन खींच लेते हैं, यह है रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए आपको अभी दिमाग में आ रहा होगा कि हम कहते हैं कि शुरुआत में राखी बांधने की बात कर रहे हैं, मतलब एक्टिव मेंबर हैं, यही लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, और यहाँ हम बता दिए कि आलोचक है, यही आपको बताना था। शुरुआत में ये इसका समर्थन करेंगे, लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, वहाँ से वो कहेंगे कि यह जो आंदोलन है अब अपने विपरीत परिस्थिति में चला गया है, और यह अपना हाथ वहाँ से खींच लेंगे और इस आंदोलन का क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचक बन जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको हम बाद में देखेंगे, थोड़ा आगे हम जब स्वदेशी मूवमेंट देखेंगे तो उसका जो नेगेटिव पॉइंट आएगा उसमें हम इनको देख लेंगे। अब बंगाल मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह रद्द कब किया जाएगा। यह रद्द किया जाएगा 1911 में, जब दिल्ली दरबार होगा तो यहाँ पे जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी इन दोनों का आगमन होगा। तब देखेंगे 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अंग्रेज़ों ने जिस रणनीति के तहत किया था उनका रणनीति सफल हो जाएगा, उनका जो मकसद था वो पूरा हो जाएगा। और उनका मकसद था बंगाल का जो राष्ट्रवाद है उसको कमज़ोर करना और हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कराना, और उसी का हम इम्पोर्टेंस देखेंगे, इसका प्रभाव देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे, मतलब कि मुस्लिम लीग का गठन होगा और वहीं मार्ले मिंटो में जाकर तब्दील हो जाएगा। तो भले बंगाल विभाजन रद्द हो जाएगा, लेकिन जो उनकी मंशा थी वो कहीं ना कहीं सफल हो जाएगी, और कुछ दिन के बाद जो स्वदेशी हमारा मूवमेंट होगा वो भी कमज़ोर पड़ जाएगा। तो यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रद्द कब हुए, 11 में, 12 दिसंबर 1911 डेट आप याद रखेंगे। और इस टाइम क्या हुआ कि राजधानी बदला गया, राजधानी कलकत्ता से हट के हो गया आपको दिल्ली, और साथ में उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया, और दूसरा पार्ट बनाया गया असम और सिलहट। ये सब जो फैक्ट हैं एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। अब चलिए हम देख लेते हैं बंगाल विभाजन का प्रभाव क्या पड़ा। अगर हम बंगाल विभाजन का प्रभाव देखें तो इसका प्रभाव हम दो क्षेत्रों में देखते हैं। पहला तो प्रभाव पड़ा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। देखिए ये दोनों एक दूसरे से मिलता है, क्योंकि जब आप स्वदेशी अपनाते हैं, स्वदेशी अपने देश के प्रोडक्ट के लिए अपनाएंगे और बहिष्कार विदेशी वस्तुओं के लिए अपनाएंगे, तो यह आंदोलन चलेगा। और दूसरा हम देखेंगे तो दूसरा हम इसका प्रभाव देखेंगे, मुस्लिम लीग का जन्म होगा, और यही मुस्लिम लीग देखेंगे कि कुछ ऐसा हर घटनाएं हो जाएगी उसके बाद कि इसके बाद मॉर्ले मिंटो आएगा, मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909 में आएगा, और यही चीज़ें जो होंगी हम आगे में देखेंगे। जो इनका मकसद था अंग्रेज़ों का, फूट डालो और शासन करो, इसके तहत भारत में जो यूनिटी थी हिंदू मुस्लिम एकता की, धीरे धीरे वो कम होती जाएगी, और कांग्रेस बहुत प्रयास करेगा, 1916 में लोग साथ आएंगे, फिर धीरे धीरे डिवाइड हो जाएगा। और ये चीज़ घटनाएं बाद में चलते 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 हम देखेंगे कि पाकिस्तान का जो उदय होगा, कहीं ना कहीं इसकी घटनाएँ बंगाल विभाजन में हमको परिलक्षित होती है। बंगाल विभाजन और मॉर्ले मिंटो, ये सब जो कारण हैं यही पाकिस्तान के कारण बनेंगे। इन चीज़ को हम बाद में डिटेल देखेंगे। अभी हम थोड़ा स्वदेशी मूवमेंट देख लेते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है, इसमें क्या क्या हो रहा है और यहाँ पे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो देखिए स्वदेशी मूवमेंट का अगर हम कारण देखें, अगर हमसे 2 लाइन में पूछा जाए कि इसका कारण क्या था, तो इसका कारण वही था जो कारण आपका मतलब बंगाल विभाजन के लिए किया गया। क्योंकि दोनों घटनाएं तो एक ही साथ हो रही है, तो इसका भी कारण वही होगा, कर्जन की दमनकारी नीति। और दूसरा देखेंगे स्वदेशी और बंगाल विभाजन क्यों आएगा। सबसे बड़ा कारण है बंगाल विभाजन, क्योंकि ये बंगाल विभाजन के बाद आता है, तो यह भी एक कारण होगा, और कर्जन का दमनकारी नीति तो साथ में ही है। दूसरा देखेंगे जो मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्ग है, इसमें राजनीतिक चेतना आ गई है,
अब यह जो वर्ग है यह चुपचाप बैठने वाला नहीं है। अगर आप कुछ करिएगा तो आंदोलन करेगा, धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो इनको कुछ ट्रेंड कर दिए हैं। तो अब यह उनके विचारधारा पे चलने वाला है, यह अब राजनीतिक चेतना में आ गया है, यह आंदोलन करेगा, प्रदर्शन करेगा। और चौथा अगर हम बात करें तो इसमें विचारकों का जो योगदान है थिंकर का, जिसमें हम देखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, अवनींद्रनाथ हैं, एस.एन. बनर्जी हैं, कृष्ण कुमार मित्र हैं और लाल बाल पाल की जो टुकड़ी है, इन सब लोगों ने कुछ इस तरीके से लोगों के विचारों पे अपना असर डाला है कि लोगों का विचार है कि भारत के जो नेशनलिज्म को बढ़ावा दे रहा है और ब्रिटिशर्स के जो पॉलिसी हैं उनको उजागर कर रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो जो व्यक्ति, आपका जो भी फ्रेंड अगर द हिंदू पढ़ता होगा तो आप देखेंगे उसके विचारों में द हिंदू का प्रभाव होगा, और जो जागरण पढ़ता होगा उसके विचारों में जागरण का प्रभाव दिखेगा, और जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है उसके विचारों में एक बैलेंस भी दिखेगा जो इंडियन एक्सप्रेस में होता है। तो आदमी जो जिस टाइप का पेपर पढ़ता है उस हिसाब से कहीं ना कहीं व्यू बदलते जाता है। और ये जो थिंकर हैं इनका बहुत योगदान है, ये लोगों के व्यू को बदल रहे हैं, युवा को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे रेनेसा पढ़ेंगे, और रेनेसा में भी आप देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल थिंकर का होगा। देखिए थिंकर अचानक कुछ नहीं करता है, लेकिन 20 साल 30 साल 10 साल में यह धीरे धीरे विचारों पे प्रकाश डालता है और लोगों का विचार बदलता है। और जब विचार बदल गया तो फिर तो सब बदल गया। इसीलिए बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव, हमेशा अपने विचार को सकारात्मक बनाए रखिए और एकदम पॉजिटिव ऊर्जा के साथ पढ़ाई करते रहिए। अब चलिए थोड़ा सा हम इसकी विशेषता देख लेते हैं। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो विशेषता में जैसा हमने देखा था कि हम थोड़ा सा देखेंगे इसमें शिक्षा में क्या असर पड़ा, साहित्य पे इसका क्या असर पड़ा, कला पर क्या असर पड़ा, उद्योग पर इसका क्या असर पड़ा, और राजनीति पे इसका क्या असर पड़ा। इन सब टॉपिक को हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखिए शिक्षा पर अगर हम इसका असर देखें तो यहाँ से कुछ फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। शिक्षा की अगर हम बात करें तो 1906 में एक बनता है बंगाल नेशनल कॉलेज, ठीक है। यह स्वदेशी की बात करेंगे तो हमेशा कहेंगे कि स्वदेशी के लिए हम काम करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले तो हम एजुकेशन के लिए कुछ स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। देखिए इनके विचार कितना क्लियर है कि सबसे पहले शिक्षा पे काम कर रहे हैं कि लोगों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो यह सबसे पहले 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज बनाएंगे और अरविंद घोष इसके प्रिंसिपल बनेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल इसके बनेंगे अरविंद घोष। तो आपसे एग्जाम में यह पूछा जाता है कि बंगाल नेशनल कॉलेज कब बना था और उसके पहले प्रिंसिपल कौन थे, तो आप इन सब टॉपिक को याद रखेंगे। दूसरा 1906 में एक और घटना होगा, यह होगा नेशनल एजुकेशनल काउंसिल बनेगा। इसका जो एम होगा मातृभाषा में, आपका जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, मातृभाषा में शिक्षा देना। मतलब आप जिस भाषा में बोलचाल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोलचाल में आप कक्षा में उसी भाषा में शिक्षा दिया जाएगा। जैसे आपको हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, उड़िया हो गया, भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, इन सब में आपको भाषा में शिक्षा दिया जाएगा। इंग्लिश में शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब यह स्वदेशी को अपना रहे हैं। हम अभी देख रहे हैं स्वदेशी की विशेषताएं क्या हैं। तो ये शिक्षा में देखिए ये सब बदलाव होगा। तीसरा एक डॉन सोसाइटी बनेगा, यह भी स्वदेशी के लिए काम करेगा। और डॉन सोसाइटी कौन बनाएगा, सतीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है। यह डॉन सोसाइटी बनाएंगे और यह जो है तीनों एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। डॉन सोसाइटी तो कई बार पूछा गया है। सतीश चंद्र मुखर्जी इसकी स्थापना करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम साहित्य के बारे में। साहित्य में क्या क्या बदलाव होगा, मतलब क्या नया होगा इसमें हम देखेंगे कि साहित्य का काफ़ी विकास होगा। और बहुत लोग जो रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, प्रेमचंद्र हो गए, ये लोग जो राष्ट्रवादी साहित्यकार हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर,
प्रेमचंद्र, ये लोग अपने लेखनी से लोगों को अवेयर करने का काम करेगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर का एक आएगा उपन्यास गोरा, इसी समय लिखा जाएगा। और यह एक और चीज लिखेंगे आमार सोनार बांग्ला, इसी समय लिखेंगे। और यह बाद में जाके बनेगा बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बनेगा। तो यह भी याद रखेंगे, बांग्लादेश का राष्ट्रगीत कौन लिखा है, तो वो भारत का ही आदमी लिखा है, वह है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय गीत लिख देते हैं, कन्फ्यूजन ना आपको। राष्ट्रीय गीत बनेगा बंगाल का। और हम यहीं पे देखेंगे जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम इस समय काफ़ी चर्चा में आएगा और बहुत फेमस होगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि वंदे मातरम यह कब फेमस हुआ, अब और यह एक शीर्षक गीत बन जाएगा। इस समय देखेंगे यह शीर्षक गीत, मतलब जो आंदोलन होगा उसका एक हेडिंग बन जाएगा यह वंदे मातरम। तो बहुत चर्चा में आएगा और वंदे मातरम इस समय बहुत फेमस होगा। ठीक है, तो यह सब कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ है, काम हुआ है। दूसरा अगर हम एक और देखें, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ये आनंद मठ, ये वंदे मातरम की चर्चा कहाँ करेंगे, आनंद मठ में करेंगे, ये सबको पता ही होगा। तो ये भी एक पॉइंट रख लीजिए, आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। और बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ में इसको लिखेंगे और यह शीर्षक गीत बनेगा स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में, और सबसे ज़्यादा चर्चा में आएगा स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में। तो ये सब फैक्ट को थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अब देख लेते हैं कला के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ। देखिए, कला के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इस समय जो आंदोलन है, जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चल रहा है, यह चल रहा है कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में। ठीक है, मतलब उग्रवादी विचारधारा के जो लोग हैं इनके हाथ में आंदोलन आ गया है। और देखिए, इनकी विचारधारा मैंने बताया था कि जब एक्सट्रीमिस्ट आएंगे तो इनकी विचारधारा क्या होगी, यह एंशिएंट परंपरा है उसको उजागर करेंगे। और यह गुप्त काल का महिमा मंडन करेंगे। यह मुगल काल का भी थोड़ा बहुत ही महिमा मंडन करेंगे, कहेंगे हमारी जो मिडाइवल फेज है वो अच्छा है। साथ में हम देखेंगे राजपूत काल, ये राजपूत काल का बखान करेंगे। उसके बाद अजंता का जो हमारा है, अजंता की गुफा है, एलोरा है, इन सब का ये अपने लिटरेचर में बखान करेंगे। और ये कहेंगे कि देखो हमारी परंपरा इतनी समृद्ध है, तुम लोग उसे नहीं मानते हो, हमारी परंपरा इतनी समृद्ध है और इसको पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और ब्रिटिशर्स इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यह जब लोगों के पास राइटिंग में जाएगा, मतलब पेपर के थ्रू जाएगा, तो लोगों में कहीं ना कहीं अपने कल्चर को लेके एक उद्वेलित हो जाएगा लोगों का मन, और लोग कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों से और ज़्यादा नफरत करने लगेंगे। यही काम ये लोग करेंगे। तो यह कला के क्षेत्र में हम देखेंगे कि अपने एंशिएंट को ये लोग उजागर कर रहे हैं। और इसी टाइम में हम देखेंगे एक इंडियन सोसाइटी बनेगा, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। और इसको कौन बनाएंगे, ये बनाएगा, देखिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट बनेगा कि इसमें जो जागरूक लोग हैं वो आए और इनसे कुछ सीखें, और लोगों को छात्रवृत्ति दिया जाएगा, कुछ स्टाइपेंड दिया जाएगा। और इसके पहले छात्रवृत्ति मिलता है नंदलाल घोष को। यह अभी तक पूछा नहीं गया है, आप थोड़ा सा ये सब याद रखेंगे, एग्जाम में कहीं पूछा जा सकता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कब बना था। तो यह इसी टाइम में बनता है, 1906 के टाइम में। और नंदलाल घोष जो पहले होते हैं इनको छात्रवृत्ति मिलता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो एक नवीन कला आंदोलन चलेगा। ये नवीन कला आंदोलन कौन चलाएगा, तो यह चलाएंगे अवनींद्र नाथ टैगोर।
और इसमें काम क्या करेंगे, यह क्या करेंगे कि नए नए आर्ट बनाएंगे, और जो आर्ट होगा वह एंशियंट काल के चीज़ों को तो दिखाएगा ही, लेकिन उसको एक नए तरीके से बनाएंगे। नाम से ही लग रहा है नवीन कला आंदोलन, तो पुराने चीज़ों को एक नए रंग में पेश करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं पुराने गाने को आजकल नए रंग में ढाला जा रहा है, तो लोगों को वो आकर्षित करता है ज़्यादा। वैसे ही पुराने जो आर्ट हैं उनको ये नए रंग में ढालेंगे, नए रंग में उसको पेंटिंग वगैरह में डालेंगे, तो लोगों को यह ज़्यादा आकर्षित करेगा। तो यह काम करेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर। तो अगर इस टाइम पेंटिंग के बारे में अगर कुछ पूछा जाए तो आप अवनींद्रनाथ टैगोर को ही आंसर मारेंगे। तीसरा हम देख लेते हैं उद्योग में क्या हुए। देखिए, जब हम स्वदेशी की बात करेंगे, जब हम बहिष्कार की बात करेंगे, तो स्वदेशी के लिए हमको अपने कैपेबल होना पड़ेगा। तो कैपेबल हमको हर क्षेत्र में होना पड़ेगा। देखिए इनकी विचारधारा कितनी अच्छी है कि शिक्षा में काम करते हैं, कला पे काम करते हैं, उद्योग पे काम करते हैं, और उसके बाद ये कह रहे हैं बहिष्कार करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे, पहले हम अपने कैपेबल बन जाएंगे, फिर तुम्हारा बहिष्कार, दोनों साथ में लेके चलेंगे। देखिए कितनी बढ़िया पॉलिसी। यही हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री को आप बढ़िया से पढ़ें, कारण को समझें, तो आपको लगेगा कि उसमें जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं कितने विजडम वाले आदमी हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। इतनी बढ़िया पॉलिसी तो अभी देश में नहीं बनता है। अभी सीधे चाइना से कुछ हुआ तो हम सीधे बैन कर देते हैं, टिकटॉक बैन कर देते हैं। उससे क्या फ़ायदा है? हम अपने को कैपेबल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन उसमें भारत में लोगों के पास कुछ भी नहीं है। अभी भारत में नियंत्रण नहीं है, सत्ता इनके पास नहीं है, फिर भी अपने कैपेबल बनने की बात करते हैं और साथ में बहिष्कार करने की बात करते हैं। दोनों आंदोलन को ये साथ लेके चलते हैं। तो यही इस आंदोलन की और उस समय के लीडर की ब्यूटी है। तो यही हम कहते हैं कि उसमें जो भी लीडर को पढ़िए, उनके विचारधारा को पढ़िए, उनकी विजडम को पढ़िए, आपको हिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम उद्योग पे बात कर लेते हैं। अगर हम उद्योग की बात करें तो यह जो बात है कुटीर उद्योग पर फोकस करेंगे, या कहेंगे छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे। इससे हमारे जो मजदूर वर्ग है, शिल्पकार हैं, उनको सहायता मिलेगा। दूसरा, स्वदेशी कपड़ा, मतलब एक कपड़ा ऐसे बनाएंगे जो हम लोग को नीड है। हम एक्सपोर्ट के दृष्टिकोण से बाद में बनाएंगे। हमको लंबे कोट और जैकेट जो ब्रिटिशर्स पहनते थे उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम कुर्ता और जो भारतीय परंपरा का परिधान है, जो भारतीय लोग पहनते हैं, पहले हम उसको बनाएंगे, फुलफिल करेंगे, बाद में आगे की चीज़ें को देखेंगे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे साबुन का उद्योग लगेगा, माचिस का उद्योग रहेगा, मतलब छोटा कुटीर उद्योग रहेगा। तो इन छोटे छोटे चीज़ों का उद्योग रहेगा, और छोटे छोटे चीज़ों से ही बड़ा की तरफ बढ़ा जाता है। साथ में सबसे इस समय का फेमस काम होगा, बैंक ऑफ इंडिया बनेगा। 1906 में मुंबई के कुछ उद्योगपति हैं, वो सब मिलेंगे और बैंक ऑफ इंडिया बनाएंगे। देखिए अब आपको लग रहा होगा कि हम तो बंगाल की बात कर रहे थे, अचानक मुंबई में आ गए। ऐसा नहीं है। जो स्वदेशी मूवमेंट है बंगाल से बाहर भी है। बाहर में कहाँ कहाँ है हम उसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन आप इतना जानिए कि पूरे भारत में फैल चुका है। तो बैंक ऑफ इंडिया बनेगा 1906 में। अगर यह क्वेश्चन पूछ दिया जाए बीपीएससी में तो लोगों को लगेगा बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इस टाइप का सवाल शायद बैंक का है तो इकोनॉमिक्स में लोग डाल देगा, लेकिन यह आपके हिस्ट्री का पोर्शन है, आप इसको याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और हम बात करें, एक और कंपनी बनेगी, वह बनेगा बंगाल केमिकल फैक्ट्री। यह बनेगा इसी टाइम में। इसको कौन बनाएगा? प्रफुल्ल चंद्र रे। प्रफुल्ल चंद्र रे बनाएंगे बंगाल केमिकल फैक्ट्री। यह भी आप अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन आप याद रखेंगे, कहीं एग्जाम में आ जाए। ठीक है, इतना हुआ। अब देख लेते हैं थोड़ा राजनीति में भी, क्योंकि राजनीति तो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ तो होना ही चाहिए। देखिए राजनीति में इतना बेहतरीन काम होगा। हम देखे थे कि 1793 में एक कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना होती है एक्ट के थ्रू, जो 94 में कलकत्ता हाई कोर्ट का स्थापना होता है। तो यह कहेंगे उस समय जो नेता हैं, कहेंगे कोर्ट में तो अंग्रेज़ों का मोनोपोली है, जज भी अंग्रेज़ है, तो ये कहेंगे कि हम कचहरी का बाइकआउट करेंगे, कचहरी नहीं जाएंगे, मतलब जो कोर्ट में नहीं जाएंगे। तब फिर आपके दिमाग में आएगा तो फिर अपने समाधान कैसे करेंगे? यह कहेंगे कि हम पंचायत समिति बनाएंगे, और यह जो पंचायत समिति होगा, पंचों के माध्यम से गांव के जो लोग होते हैं, जो अपने लोकेलिटी में जो लोग होते हैं, पंचों के माध्यम से हम अपना निर्णय खुद कर लेंगे। हम अंग्रेज़ों पर डिपेंडेंट नहीं होंगे,
हम उनके कचहरी में नहीं जाएंगे, हम उनको बाइकआउट करेंगे, अपने विवादों का निपटारा हम अपने आप कर लेंगे। और इसी के तहत हम देखते हैं एक वारिसल एक तालुका है, वारिसल ये बंगाल में है, तालुका है एक बंगाल में। यहाँ पे हम देखेंगे कि स्वदेश बांधव समिति बनेगा और इसकी स्थापना कौन करेगा? इसी की स्थापना करेंगे अश्विनी कुमार दत्त। मतलब ये अश्विनी कुमार दत्त जो होंगे स्वदेश बांधव समिति बनाएंगे और यह समिति होगी, इसमें पंच होंगे और यह पंच निर्णय देंगे, समाधान करेंगे। और ये कह रहे हैं कि हम अब ब्रिटिशर्स के कचहरी में कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम अपने निपटारा को स्वयं कर लेंगे, हमको उनकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये कितनी हर चीज़ में इनकी पॉलिसी बढ़िया है। तो ये तो था इनकी विशेषता क्या थी। अब यही राजनीति में एक और चीज़ हम देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा इनका। देखिए हमने ऊपर में आपको बताया कि इस समय जो सारा जो आंदोलन है यह गरम दल के लोगों में चला, गरम दल के लोगों के हाथों में। ये जो जितने नेतृत्व कर रहे हैं ज़्यादातर इसमें गरम दल वाले हैं और बैकफुट पे अब आ गए हैं मॉडरेट। तो जब गरम दल वाले अपने हाथ में आंदोलन लेंगे तो कहीं ना कहीं जब 1906 में आईएनसी का सेशन होगा, यह सेशन है कलकत्ता और बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। इसके अगर अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं कौन? दादा भाई नेहरू। और यह एग्ज़ाम में आपसे कई बार पूछा गया है। तो दादा भाई नेहरू जब अध्यक्षता करेंगे 1906 में कलकत्ता कॉन्फ्रेंस का, तो यहाँ पे अंग्रेज़ों का बहुत अंग्रेज़ बोल रहे हैं, गरम दल जो है तो एक्सट्रीमिस्ट जो है इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोगों में इनकी एक्सेप्टेंस उसमें बहुत ज़्यादा रहेगी। तो गरम दल के प्रभाव में 4 ऐसे विधेयक पेश करना पड़ेगा इनको। विधेयक नहीं, इसमें हम कह सकते हैं प्रस्ताव, विधेयक शब्द ठीक नहीं होगा। 4 ऐसे प्रस्ताव पेश करना पड़ेगा जो कि दादा भाई नेहरू नहीं चाहेंगे, मॉडरेट नहीं चाहेंगे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट के प्रभाव में आके 4 मतलब जो प्रस्ताव है पास करना पड़ेगा। और ये चारों प्रस्ताव हैं स्वदेशी बहिष्कार, तीसरा है स्वशासन और चौथा है शिक्षा। शिक्षा में कह सकते हैं नेशनल एजुकेशन, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा। देखिए अब हमने इसी के लिए आपको मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को डिटेल में पढ़ाया था कि अब हमको कुछ बताने में आपको समस्या ना हो। देखिए स्वदेशी का प्रस्ताव पास करना मॉडरेट नहीं चाहते हैं। कारण ये है कि मॉडरेट चाह रहे हैं कि हाँ ठीक है आप स्वदेशी का मूवमेंट करिए, आंदोलन करिए, लेकिन बंगाल तक करिए, क्योंकि ये बंगाल विभाजन की घटना है, बंगाल तक सीमित है, या इसको बाहर ले जाना नहीं चाह रहे हैं। इनका मानना है मॉडरेट का कि अगर यह आंदोलन बाहर जाएगा तो फिर हमारे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, हम कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएंगे, कि इस आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखते हैं कि बंगाल तक हमारी पहुंच अच्छी है और हम अच्छे से लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कि नहीं, हम अकेले काफ़ी हैं, हम इसको पूरे भारत में फैलाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे, पब्लिक हमसे जुड़ेगी और हम लोगों तक पहुंचा देंगे। उनकी एक अलग सोच है और यहीं पे कुछ कन्फ्लिक्ट होगी, लेकिन दबाव बसा के दादा भाई नेहरू को प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। दूसरा बहिष्कार है। तो देखिए मॉडरेट जो लोग हैं वह बहिष्कार को थोड़ा लाइट वे में लेते हैं, मतलब और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो विदेशी कपड़ों को जलाना ये सब ज़्यादा मतलब काम करते हैं। जैसे आप रविन्द्रनाथ टैगोर को देखेंगे, वो विदेशी कपड़ों को जलाने के फेवर में नहीं, वो कहते हैं ठीक है विरोध तुम करो, लेकिन विदेशी कपड़ों को जला के विरोध मत करो। किसी चीज़ को नष्ट करके, मतलब किसी भी चीज़ को जला के विरोध करना अच्छी बात नहीं है। तो मॉडरेट का मतलब है कि जलाना वगैरह विदेशी कपड़ा का ये ठीक नहीं है, आप बहिष्कार करिए लेकिन थोड़ा शांत तरीके से करिए। लेकिन मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कि हम विरोध करेंगे तो हम विदेशी वस्तुओं को जला के करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनमें मतलब कन्फ्लिक्ट बनता है। स्वशासन बात है, स्वशासन की बात है, जहाँ तक हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में, यहाँ पे किसी का डाउट भी था। तो देखिए स्वशासन में 1905 का जो कॉन्फ्रेंस होता है आईएनसी का, बनारस सेशन होगा। बनारस सेशन में मतलब सारे लोगों के बीच में अपना एक चर्चा होगा, ठीक है, बहुत लोगों के बीच में होगा। देखिए स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक भी इसकी चर्चा करेंगे। तो स्वशासन जो होगा इसकी
चर्चा हमेशा से होती रहेगी, 1905 में भी होगी, तिलक भी करेंगे, बहुत लोग करेंगे, लेकिन ऑफिशियल घोषणा होगा 1906 में, और यह होगा आपको कलकत्ता सेशन में। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज और स्वशासन की जो ऑफिशियल घोषणा कब हुई है, यही पूछा जाता है, तो आप आंसर यही मारेंगे और दादा भाई नौरोजी इसका आंसर होगा। ठीक है, कि इन्हीं के अध्यक्षता में स्वशासन था जो 1906 में लाया गया था। तो आप इस चीज़ को याद नहीं रखेंगे, क्योंकि चर्चा तो पहले ही हुआ था, तो चर्चा वगैरह का तो क्वेश्चन बनता नहीं है। फाइनल प्रस्ताव कब आया इस पर क्वेश्चन बनता है, तो 1906 आप याद रखेंगे इसको। तीसरा है एजुकेशन पे डिबेट है इनमें। तो देखिए मॉडरेट जो है, हमने बताया था आपको, जो मॉडरेट कहते हैं कि देखिए एजुकेशन तो एंशिएंट हमारा बहुत अच्छा है, एंशिएंट शिक्षा हम देंगे, साथ में जो वेस्टर्न चीज़ें अच्छी हैं उसके बारे में भी शिक्षा देंगे, वहाँ का साइंस हम लाएंगे, और भारत का जो ह्यूमैनिटी है, दोनों को हम मिला के बच्चों को में एक साइंस और ह्यूमैनिटी के बारे में एक बेहतर शिक्षा देंगे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं नहीं, वेस्टर्न का कुछ नहीं आएगा, सारा चीज़ भारतीय होगा, और भारतीय परंपरा से शिक्षा की बात करते हैं। तो यही दोनों में कन्फ्लिक्ट बनेगा, और दबाव में आके इंडियन नेशनल कांग्रेस में इन चारों प्रस्ताव को पास किया जाएगा। तो यह राजनीति में इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं बंगाल से बाहर इसका प्रसार कहाँ कहाँ पे हुआ, कौन कौन से जगह था जहाँ पे इसको पहुँचाया गया, और इसको लीड कौन कर रहा था, यह भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बाहर में कौन नेतृत्व कर रहा था। तो देखिए महाराष्ट्र में कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, और जो तिलक हैं एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के हैं और बहुत ओजस्वी आदमी हैं, ये जेल भी जाएंगे, पहले भी गए हालांकि, अभी फिर जाएंगे, उनके बारे में हम देखेंगे। और बंगाल के बाद हम देखेंगे तो 2 नंबर पे सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव रहेगा महाराष्ट्र में, जहाँ पे बैंक की स्थापना होती है, वो भी हम देखे थे। दूसरा अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी इसका प्रभाव रहेगा, और दिल्ली में इसका प्रभाव रहेगा, इसका नेतृत्व करेंगे सैयद, थोड़ा सा गलत हो गया, सैयद हैदर रजा, सैयद राजा हैदर है, राजा हैदर, यह दिल्ली में इसकी नेतृत्व करेंगे। और उसके बाद हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में इसका नेतृत्व देखेंगे हरि सर्वोत्तम राय, और साथ में है कृष्णा राव। ये 2 नाम है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और लास्ट में देख लेते हैं मद्रास में है चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा, ये जो लोग हैं। देखिए बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाता है, अगर दिमाग में आ गया, इस क्वेश्चन को बना दिया कि स्वदेशी आंदोलन के टाइम में दिल्ली में कौन नेतृत्व कर रहा, देखिए मद्रास वाला तो आप मार लेंगे, ऑप्शन से पकड़ लेंगे, दिल्ली वाला में कंफ्यूज हो जाएंगे आप, आंध्र प्रदेश वाला में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हरि सर्वोत्तम राय जो है, ये लग रहा है कि नॉर्थ इंडियन नाम है, लेकिन यह नेतृत्व कर रहा आंध्र प्रदेश में। तो यह जो 2-3 नाम है आप इसके याद करेंगे, एग्जामिनर अगर चाह दिया तो यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, और वह क्वेश्चन अमूमन पूछा नहीं गया है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब देख लेते हैं यह जो आंदोलन हुआ इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या करिएगा, चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि समझाना पड़ता है, और हिस्ट्री में समझाना बहुत पड़ता है क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा है। तो आप थोड़ा सा समझने के लिए देखिए सकारात्मक पक्ष इसका ये रहा। अब हम थोड़ा बोल देते हैं, देखेंगे कम बहुत टाइम लगेगा। सकारात्मक पक्ष इसमें देखेंगे, यह आंदोलन के टाइम का मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में देखेंगे कि पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें बहुत सारे लोग, लगभग सभी वर्गों की बराबर भूमिका देखने को मिलती है, जिसमें छात्र, यूथ, पत्रकार हैं, मजदूर भी शामिल होंगे, शहरी लोग भी शामिल होंगे, और ये सारे लोग शामिल होंगे, और इस राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलेगा। जो नेशनलिज्म है उसको इस आंदोलन से काफ़ी बढ़ावा, एक तो इसका सकारात्मक पक्ष हो गया कि सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे,
और इस तरीके का यह भारत का पहला आंदोलन है जहाँ पे सब लोग शामिल होंगे और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक लीडरशिप जो होगा इसको लीड करेगा। दूसरी घटना होगी कि राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को बढ़ावा मिलेगा इसमें। तीसरी बात होगा कि जब हम राष्ट्रवाद क्या कहते हैं, सॉरी, स्वदेशी की बात करेंगे तो स्वदेशी से भारत के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा और इससे लोगों को जब छोटे छोटे कंपनी खुलेंगे, कुटीर उद्योग का काम मिलेगा तो मजदूरों की स्थिति ठीक होगी और बाद में अकाल वगैरह देखेंगे हम कम आएगा। तो यह सब तो इस चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। अब थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि हर आंदोलन का कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता ही है। आप अपना पढ़ाई का भी कुछ देखेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट नहीं आता तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट उसका मिलता है। तो यह आंदोलन शुरुआत में काफ़ी सफल रहा, 2.5 साल तक, 2 से 2.5 साल तक खूब बढ़िया से चला, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ कमियां आ गई। कमियां ये थी कि इसका मुख्यतः जो फोकस था शहरी एरिया रहा। हालांकि गांव के क्षेत्रों में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन इन लोगों का थोड़ा मन छिन्न भिन्न हो गया। गांव के लोग बाद में थोड़ा सा पीछे हटने लगे, वो अपनी उतनी जागरूकता नहीं दिखा पाए और ज़्यादातर हम देखते हैं इस आंदोलन का शहरी क्षेत्रों में आंदोलन का प्रभाव ज़्यादा रहा। दूसरा हम बात करें इसका एक्सेप्शन, अगर हम करें बारिशाल तालुका जिसका हम बताए थे स्वदेश बांधव कमेटी बना था, तो वहाँ पे एक्सेप्शन लिख सकते हैं, गांव में वो बना था, लेकिन ज़्यादातर गाँवों तक यह मतलब अपने प्रभाव को बनाए नहीं रख सका। दूसरा बात करें तो कुछ उत्साही राष्ट्रवादी थे। देखिए कुछ तो एक्सट्रीमिस्ट जो नेता थे वो तो बड़े विजडम वाले थे, उनमें कमी नहीं थी। वो मॉडरेट के, हाँ थोड़ा सा मॉडरेट से उनका सोच कुछ अलग था, लेकिन वो बहुत इंटेलेक्चुअल थे, उनके सोचने की प्रवृत्ति अलग थी। लेकिन इनके प्रभाव में जो लोग नए नए उत्साहित बने थे एक्सट्रीमिस्ट, उनके पास उतना विजडम नहीं था। तो ये लोग क्या करते थे कि एंशिएंट जो टाइम है, एंशिएंट जो कल्चर है उसको कुछ ज़्यादा ग्लोरीफाई करते थे। और ये लोग साथ में एक कमी क्या करेंगे कि हमने ऊपर में बताया था आपको कि मुग़ल काल को भी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो मुग़ल काल को भी मतलब बताएंगे कि ये भी अच्छा था, लेकिन जो इनके चेला चपाटी बनेंगे नए नवेले, ये उत्साही राष्ट्रवादी कहलाएंगे। एंशिएंट को तो बताएंगे, लेकिन मुग़ल काल का जो पीरियड है इसकी कल्चर को कमज़ोर बताएंगे और यह कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो मुसलमानों का दौर था, विदेशी आक्रांता का दौर था। तो उस टाइम भारत का जो कल्चर था वह कम रहा है। और साथ में यह भी कहेंगे कि हमारा अभी का जो पीरियड है बहुत अच्छा है। तो देखिए एंशिएंट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मुग़ल को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और अभी के टाइम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो घटनाएं होंगी यहाँ से मुस्लिम समाज नाराज़ होगा और यहाँ से सांप्रदायिकता का जन्म होगा। देखिए सोसाइटी में अगर आप लीडर बनते हैं तो आपके बातों के प्रभाव से बहुत असर पड़ता है, इसीलिए कहा जाता है कि लीडर को पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो चीज़ों को समझे। अब आप कह दिए कि मुग़ल पीरियड जो था वो बहुत ख़राब था या जो भी था, अगर ऐसा स्टेटमेंट आप देते हैं तो आप तो स्टेटमेंट दे के चले जाइएगा, लेकिन पब्लिक में परसेप्शन बनता है। जो उस सोसाइटी के जो लोग हैं जो अपने आप को उससे रिलेट करते हैं मुग़ल काल से, उनके दिल पे आघात पहुंचता है और ये कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है। और वर्तमान परिदृश्य में देखते हैं अभी भी सरकार के टाइम में, अभी जो आप पेपर वगैरह रोज़ पढ़ रहे हैं यही घटनाएं चल रही हैं और सेम टू सेम यही घटनाएं हो रही है। इसी के लिए कहा जाता है हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करता है। यह घटनाएं ऐसी नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसी घटनाएं होती है तो मान के चले यह पूरा तरीक़ा से मूर्खता है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए एंशिएंट में अच्छाई थी, कुछ बुराई भी थी, मुग़ल काल में कुछ अच्छाई थी, कुछ बुराई भी थी। हम एज ए हिस्ट्री के स्टूडेंट उसको क्रिटिकल एग्जामिन करेंगे, उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट को देखेंगे, एक एनालिसिस करेंगे और अभी भी कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है, हम सारे चीज़ों को देखेंगे। एक तरीक़ा से हम बात नहीं करेंगे, एक तरीक़ा से बात होता है यही सांप्रदायिकता वगैरह का रूप लेता है, जो कि नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से मूर्खता है, आप इससे बचें, ठीक है। तो यही एक चीज़ और बता दें, यही चीज़ है, यहीं से क्षुब्ध होते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। हमने ऊपर बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, तो जब यह सब घटनाएं देखेंगे तो वह इससे बाहर हो जाएंगे
और कहेंगे कि यह अब स्वयं को अपने से अलग कर लेंगे और यह इस आंदोलन के आलोचक बन जाएंगे। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन व्यक्ति था, कौन राष्ट्रवादी था जो कि इसका आलोचक बन गया, तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर। आप इनको याद रखेंगे। तो मैंने जो ऊपर बताया था यहाँ पे वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने ऊपर बताया था कि मुस्लिम लीग भी एक कारण बनता है, जो मतलब जो बंगाल विभाजन हुआ उसका प्रभाव मुस्लिम लीग पे पड़ा और मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। तो अब देख लेते हैं मुस्लिम लीग जन्म हुआ तो इसके कुछ फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। देखिए, हमने देखा था कि एक बना था बंगाल बना, तो एक था पश्चिमी बंगाल, एक था पूर्वी बंगाल। यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है, हिंदू माइनॉरिटी में है। यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में है, मुस्लिम माइनॉरिटी में। देखिए, अगर ये सब चीज़ें आपको थोड़ा याद है ना तो आप आंसर लिखने में एकदम ब्रिलियंट है, आपको आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे मुस्लिम को अगर डराया जाएगा तो ये डरेंगे, यहाँ पे हिंदू को डराया जाएगा। लेकिन मुस्लिम जब डरना शुरू करेंगे तो अब वहाँ पे अब 1906 का टाइम चल रहा है। अब कर्जन चला गया यहाँ से, कर्जन अपना काम करके चला गया। अब लॉर्ड मिंटो आ गया है, लॉर्ड मिंटो आ गया है वायसराय बन के। जब मुस्लिम में डर पैदा होगा तो लॉर्ड मिंटो क्या करेगा, इन मुस्लिमों को एक प्रतिनिधि को बुलाएगा शिमला में, और शिमला में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मिलने जाएगा। मुस्लिमों के बीच का एक मुस्लिम प्रतिनिधि होगा, वह मिलने जाएगा और अपना पक्ष रखेगा लॉर्ड मिंटो के सामने। कहाँ पे ये सारी घटनाएं हो रही है, शिमला में। देखिए, ये एक जो मुस्लिम प्रतिनिधि होगा इसको हेड कौन करेगा, इसका अध्यक्ष कौन करेगा, इसके जो हेड होंगे यह होंगे आर्चबोल्ड। यह आज तक अभी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्चबोल्ड होगा। यह आर्चबोल्ड है कौन, तो यह अलीगढ़, जो आपका अलीगढ़ कॉलेज है, इसके प्रिंसिपल हैं। देखिए, जो भी कमेटी बनती है उसको हेड किसको बनाया जाता है, जो बहुत पढ़ा लिखा हुआ विद्वान आदमी हो। तो ये बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी है, उस समय के प्रिंसिपल है तो विद्वान ही होंगे। और आर्चबोल्ड को इस कमेटी का हेड बनाया जाता है और ये शिमला में जाके मिलते हैं लॉर्ड मिंटो से, और मिंटो इनको और ज़्यादा अपने विचारों से प्रभावित करता है। और हालांकि जो आर्चबोल्ड हैं इनको अंग्रेज़ों ने समझा पढ़ा के पहले ही इनको ट्रेंड कर दिया है कि मुसलमानों में ये है वो है, बहुत तरीके की, चूँकि इनको तो डिवाइड एंड रूल करना है। तो आर्चबोल्ड को ये लोग अंग्रेज़ पहले अपने फेवर में लेते हैं और हिंदुओं के प्रति भड़काते हैं, और भड़काने के बाद आर्चबोल्ड आ जाते हैं फुल एक्शन में और एक कमेटी बनाते हैं, मतलब 3-4 लोग का समिति बनाते हैं। और सारा तो फील्डिंग पीछे से तैयारी है, तुरंत इनको शिमला बुला लिया जाता है और मीटिंग हो जाता है। अब देखिए, यह घटना देख के बाकी सब मुसलमानों को लगा कि भाई हमारे लिए ब्रिटिशर्स अच्छा सोच रहे हैं और हमको भी इसमें शामिल होना चाहिए। और ब्रिटिशर्स भी इसमें दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम मुसलमानों के प्रति उदार दिल हैं, हम मुसलमानों के हित के लिए काम करते हैं। और यही धोखा होता है मुसलमानों का, और मुसलमान उनके गिरफ्त में चले जाते हैं। और इसी चीज़ के साथ एक उसमें लीडर निकलते हैं, यह है आगा खां। आगा खां लीडर निकलेंगे, इनके नेतृत्व में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। सारे जो जाल बुन रहे हैं ये सारा आगा खां बुन रहे हैं, ठीक है। और जो प्रतिनिधि भेजेंगे उसको हेड करेंगे आर्चबोल्ड। अब देखिए, आगा खां क्या करेंगे, ये बनेंगे एक बनाएंगे मुस्लिम लीग बनाएंगे, मुस्लिम लीग बनाएंगे। और आगा खां इसके संस्थापक प्लस अध्यक्ष दोनों बनेंगे। आगा खां संस्थापक और अध्यक्ष दोनों बनेंगे मुस्लिम लीग का। यह एग्ज़ाम में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यह आप याद रखेंगे। फिर जब मुस्लिम लीग का अगला जब बैठक होगा, जब पहली बार इसका बैठक होगा, तो प्रथम अध्यक्ष, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, हम बता देते हैं आगे। पहला अध्यक्ष इसके बनेंगे वकार उल मुश्ताक हुसैन।
देखिए कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं आगा खां, संस्थापक और अध्यक्ष हैं। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन हैं, प्रथम यहाँ पे हम डिटेल में लिख ही देते हैं। प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन है, तो वह है आपको वकार उल मुश्ताक हुसैन। यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। और इसका एम ही होगा, अंग्रेज चाहेंगे कि हमारे प्रति जो मुसलमान वफादार बने रहे, उनको लगे कि हम उनके हित में काम करें। हालांकि यह गलत है, हित में किसी काम नहीं करेंगे। और दूसरा जो इनका बैठक होगा अमृतसर में इनका सेशन होगा, अमृतसर बैठक होगा सेकंड। तो हम इसमें देखेंगे अमृतसर सेशन में कहेंगे कि पृथक निर्वाचन की बात करेंगे। ये मुसलमान कहेंगे कि हमको पृथक निर्वाचन दे दीजिए, कि जब तक हमको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे तब तक हम अपना हक हमारे हक को हिंदू मार रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो अंग्रेज़ों की रणनीति थी कि हम फूट डालो राजन करो, 11 में भले ही हम देखेंगे कि रद्द हो जाता है, लेकिन जो उनकी एक्चुअल में मंशा थी वो मंशा यहाँ पे हमको दिख रही है। पीछे पीछे हिंदू मुसलमानों के पीछे अपनी जासूसी बिड़ा देंगे, खूब जो मुस्लिम लीडर हैं उनको खूब सेवा करेंगे, मुसलमानों को लगेगा कि हमारे हित की सोच रहे हैं, और धीरे धीरे उनको मतलब माइंड वॉश करेंगे। और जब अमृतसर बैठक होगा इनका, तो उस बैठक में यह पृथक निर्वाचन सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर लेंगे। और जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करेंगे, तुरंत अंग्रेज़ तो यही चाहते थे, तुरंत अंग्रेज़ लेके आएंगे 1909 में मार्ले-मिंटो एक्ट। और आगे लेक्चर में हम देखेंगे मार्ले-मिंटो एक्ट में क्या होता है। हालांकि इसमें बहुत गलत तरीके से नियम बनेगा, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत गलत होगा। और इस चीज़ को मार्ले-मिंटो एक्ट में मान लिया जाएगा। जो अंग्रेज चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं इनके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, और जो यूनिटी है बंगाल की, यूनिटी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो यही था बंगाल का मूवमेंट, स्वतंत्र स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, उसका प्रभाव, उसकी विशेषता और कुछ पॉइंट हमने देखा। तो अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि अब मेंस में क्या लिखा जाए आंसर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी इम्पैक्ट है उसका आप एक कंक्लूजन बना लीजिएगा। और कंक्लूजन में आप यही लिख सकते हैं कि देखिए, यह हालांकि 2-2.5 वर्षों चलने के बाद यह आंदोलन कुछ हद तक सफलता के बावजूद असफल हो गया, लेकिन यह कहीं ना कहीं स्वतंत्रता आंदोलन में एक सबसे बड़ा एक संघर्ष के रूप में देखा जाता है। क्योंकि राष्ट्रवाद जो हम 1885 में पढ़ रहे थे कि नेशनलिज्म, बिपिन चंद्रा लिखते हैं कि अभी जो उस समय नेशनलिज्म है उस शैशव अवस्था में, शैशव अवस्था मतलब कहता है कि बाल अवस्था में अभी पैदा हुआ है, ठीक है, अभी दौड़ के चल रहा है, 85 के टाइम में अभी दौड़ के चल रहा है बच्चा, इस कंडीशन में बता रहे हैं बिपिन चंद्रा। तो कह रहा है उस समय आंदोलन हम नहीं कर सकते थे, नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं है, एक भारत में एक विकास नहीं हुआ है नेशनलिज्म का। लेकिन जब हम आते हैं यहाँ पे 1905 में, तो इस टाइम को बिपिन चंद्रा और हिस्टोरियन कहते हैं कि अब हमारा जो नेशनलिज्म है मैच्योर हो रहा है, पूरे भारत में इसका एक्सपेंशन हो रहा है। और ब्रिटिशर्स के प्रति भले हमारा आंदोलन दब जा रहा है, लेकिन हम जब लड़ रहे हैं तो हमारा समर्थन लोगों में जा रहा है, लोगों की एकजुटता दिख रही है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिख रही है, किसान साथ में आ रहे हैं, महिलाएं साथ में आ रही हैं। यह हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो कहीं ना कहीं बंगाल मूवमेंट आगे जाके फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत रोल अदा करता है। इस टाइप से आप निष्कर्ष देंगे, एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अगले टॉपिक में हम देखेंगे 1907 से स्टार्ट करेंगे, सूरत कन्फ्लिक्ट, और फिर 1909 वगैरह देखेंगे। तो ये सब टॉपिक देखेंगे हम। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो आप इसका आंसर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और बहुत बोल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।